तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चली होगी। ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है हमारे 11th बायोलॉजी का 15th लेसन, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सही है। इस लेसन में हम लोग बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में टेक प्लेस कर रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। सही है। एंड दिस इज द 5th लेक्चर बच्चों। ठीक है। सो अगर आप लोग ने इसके पहले कोई भी लेक्चर नहीं देखा होगा तो ज़रूर से उस लेक्चर को भी देखना, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर जंप करना। ठीक है। सो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कि आखिरकार यूरिन कैसे फॉर्म होता है एक्सक्रीशन में। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नेफ्रॉन आगे चल के यूरिन बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्लोमेरुलस दिखता कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसकी कुछ बातें हम लोग ने हमारे लास्ट के लेक्चर्स में की हुई हैं। ठीक है। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि ग्लोमेरुलस होता क्या है और कैसे फॉर्म होता है, इन सारी बातें हम लोग ने की हुई है ना। ठीक है। सो आज हम लोग बेसिकली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, कौन से मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको क्रॉस करने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो वो सारी बातें बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सही बात है। ठीक है। तो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सही है। ये लेक्चर मैं वापस शूट कर रहा हूँ, वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी एक लेक्चर मैंने यही सेम बनाया था पर वो करप्ट हो गई फाइल। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ऐसा मुझे लगेगा कि मैं थोड़ी चीज़ें वापस बोल रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो इसे ज़रूर से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था ग्लोमेरुलस के बारे में कि आखिरकार ग्लोमेरुलस होता क्या है, ग्लोमेरुलस क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे अच्छे से नहीं देख रहे हैं पिछले लेक्चर या फिर नहीं देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जंप कर रहे होंगे, उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि अभी आखिरकार चल क्या रहा है। देखो ध्यान से सुनो। हमने बात किया था किडनी के बारे में कि भैया किडनी जो है वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करता है। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है मेरे बॉडी में वो किडनी ही बनाता है। अब किडनी कैसे बनाता है मैंने बात की थी। किडनी के अंदर बच्चों एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो किडनी को फॉर्म करती है, और किडनी के अंदर जितने भी फंक्शन है ना वो वही यूनिट कर रही है। सो आई कैन से दैट यूनिट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है। वो जो यूनिट है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनी की। उस यूनिट को हम लोग कहते हैं बच्चों नेफ्रॉन। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। फिर हम लोग ने बात की थी कि नेफ्रॉन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बच्चों आपका रीनल टिब्यूल। सही है। रीनल टिब्यूल में क्या क्या होता है, देखो मैंने कुछ बातें ऑलरेडी की हुई हैं पहले भी। ठीक है। सो आई होप अगर आप लोग ने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको कुछ चीजें याद होंगी। जैसे सबसे पहले एक ऐसा पिचका सा एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों ग्लोमेरुलस। ये ऊपर आपका ग्लोमेरुलस होता है और इस एरिया को हम लोग कहते हैं बच्चों बाउमन्स कैप्सूल। दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल। सही बात है। ठीक है। ये आपका बाउमन्स कैप्सूल वाला एरिया है। फिर इस बाउमन कैप्सूल के नीचे से यहाँ पे एक ऐसे कॉन्वोलेटेड ट्यूब गई है, ऐसे कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे गई हुई है। इस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को मैं कहता था पीसीटी। याद है? इस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को मैं कह रहा था पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ी हुई। ऐसी ट्यूब जो मुड़ी हुई है उसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्वोलेटेड कहते हैं। अब यहाँ पे 2 ट्यूब्यूल होंगी कॉन्वोलेटेड, एक जो बाउमन कैप्सूल के पास होंगी और एक जो बाउमन कैप्सूल से दूर होगी। तो मैंने आपको बताया था ना, जो भी चीज पास में प्रेजेंट होती है ना तो बायोलॉजी में हम लोग उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो भी चीज दूर प्रेजेंट होती है बायोलॉजी में उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं। ठीक है। तो ये होगा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। व्हाई? बिकॉज ये आपके बाउमन कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है। सही बात है। उसके बाद ये ट्यूब्यूल ऐसे नीचे जाती है बच्चों, फिर यहाँ पे ऐसे लूप फॉर्म करती है। सही है। और यहाँ पे एक वापस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ जाती है। दिस इज द हेनलेज लूप। ये जो नीचे लूप बना है ना, इस लूप को मैं क्या कह रहा हूं? हेनलेज लूप, या फिर लूप ऑफ हेनले भी आप कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। और ये वाला जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है बच्चों, इसे मैं कहूंगा डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इट इज ऑल्सो अ कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बट इट इज फार फ्रॉम दैट बाउमन्स कैप्सूल। या बाउमन्स कैप्सूल के बच्चों बहुत ही दूर प्रेजेंट है ना,
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है? तो ये बातें हम लोगों ने की हुई हैं बच्चों काफी सारे लेक्चर्स में। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहां से एक बहुत ही बड़ी आर्टरी एंटर करती है। देखो ध्यान से, आर्टरी कहां से आई गेम में? आर्टरी कहां से आ गई गेम में भैया? जैसे इमेजिन दिस इज अवर किडनी, इमेजिन ये है बच्चों हमारी किडनी, सही है। अब इस किडनी में यहां से एक आर्टरी आती है, इस किडनी में यहां से एक आर्टरी आती है। इस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज रीनल आर्टरी। सही बात है, इस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपकी रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी दो चीजें करती है, ध्यान से सुनो। रीनल आर्टरी के दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? यहां पे आके लिखता हूं मैं। सबसे पहला फंक्शन है बच्चों टू गेट यूरिया रिमूव्ड, मतलब इस आर्टरी के अंदर जो भी छोटे छोटे यूरिया के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कहां बने थे यूरिया के मॉलिक्यूल? ये बने थे लिवर के अंदर। जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है उनको याद होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारा जो लिवर है वो क्या करता है? अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन करता है। तो अमाइनो एसिड कैसा ग्रुप होता है? मैंने आपको दिखाया था, कुछ इस तरीके का होता है H2, और यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ C रहता है। एक सेकेंड, यहाँ पे होता है बच्चों C और यहाँ पे होता है आपका R। सही बात है। सो दिस इज द अमाइनो एसिड। ये R कोई भी रिप्लेस हो सकता है, पता है ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना। तो R मतलब क्या? एनी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप से R क्या हो सकता है? रिप्लेस हो सकता है, और अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड बन सकते हैं। सही है, तो याद करो मैंने आपको बताया था बच्चों लेक्चर नंबर 1 में कि इन आपके लिवर में क्या होता है बच्चों? इस अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा। ये अमाइनो एसिड यहां से टूट जाएगा, ठीक है। जो अमाइनो एसिड है ये इस पोजीशन से टूट जाएगा। अब बचा क्या है? NH2। NH2 इट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू NH3 बिकॉज सिर्फ एक हाइड्रोजन ही लगाना है। तो योर NH2 इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू NH3 एंड NH3 इज नोन एज अमोनिया। सही है, बट लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के अंदर, और अगर अमोनिया को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया ओनली, तो भैया हमें बहुत ज्यादा पानी लगेगा। ऑलमोस्ट 10 से 11 लीटर पानी हमको लगेगा अगर आपको अमोनिया रिमूव करना है, 1 ग्राम अमोनिया रिमूव करना है, समझ लो। तो इतना ज्यादा वाटर हम लोग नहीं झेल सकते भैया, इतना ज्यादा वाटर हमारे पास नहीं है। ये वही ले सकते हैं जो भैया जो पहले से ही पानी के अंदर रह रहे हो, जैसे फिशेस है, ठीक है। तो फिशेस अमोनिया को रिमूव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये अमोनिया बच्चों आगे चल के यूरिया साइकिल में जाता है और वहां से यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उस यूरिया को आपके ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। फिर वो ब्लड घूम घूम के वो ब्लड कहां पे पहुंचा है बच्चों? अब आपके किडनी के पास पहुंचा है। दिस ब्लड इज नाउ रीच्ड किडनी। सही बात है। ये है बच्चों आपकी रीनल आर्टरी है। तो सबसे पहला काम जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, टू गेट यूरिया रिमूव्ड, क्योंकि इसके अंदर यूरिया है तो बच्चों इसको रिमूव करना है। दूसरी बात, आर्टरी है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। टू गिव, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? टू गिव ऑक्सीजन टू किडनी सेल। मतलब इस किडनी के अंदर जितने भी सेल्स है ना, उन सब तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी इस आर्टरी का ही है। सही बात है, इस आर्टरी का ही यहां पर पहुंचाने का काम भी है ऑक्सीजन। तो ये दो काम है इसके। सही बात है। अब मैंने आपको समझाया था कि इस किडनी के अंदर ऐसे छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं, यहाँ के अंदर ऐसे छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं। ये सब अभी समझ लो बच्चों, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सही है, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे पिरामिड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अब इन पिरामिड्स के ऊपर, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कुछ इस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं आपके नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन का बाउमन्स कैप्सूल यहाँ पे होगा। सही है। फिर इनका ये पीसीटी होगा, फिर इनका लूप ऑफ हेनले से नीचे क्या रहता है, फिर इनका ये डीसीटी होता है। समझ रहे हो? सबसे पहले बाउमन्स कैप्सूल छोटा मैंने बनाया है, पर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सबसे पहला बाउमन्स कैप्सूल, फिर उसका पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर आपका डीसीटी। अब आपको एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी नेफ्रॉन्स है बच्चों, ज्यादातर जो नेफ्रॉन्स है उन सबका एक चीज कॉमन है कि उनका बाउमन्स कैप्सूल, उनका पीसीटी और उनका डीसीटी, ये जो तीन पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट आपका कॉर्टेक्स है ना, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स। सही है। तो इनका बाउमन्स कैप्सूल, इनका पीसीटी और इनका डीसीटी कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स वाले साइड में प्रेजेंट है। जस्ट इनका जो लूप ऑफ हेनले है वही प्रेजेंट होता है इनके मेडुला वाले पार्ट में।
सही बात है। सो मेडुला वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनलेस प्रेजेंट होगा, बाकी सारी चीजें कहां प्रेजेंट होंगी? कॉर्टेक्स में। सही बात है। अब इन हर नेफ्रॉन तक हमें क्या पहुंचाना है? आर्टरी पहुंचानी है। कितने नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर? मैंने बात की हुई है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों एक किडनी के अंदर। 1 मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख। जिनको 1 मिलियन नहीं पता उनको बता दो, 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों एक किडनी के अंदर। तो मतलब इस आर्टरी के और बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, और छोटी छोटी आर्टरी बनानी पड़ेगी, तभी तो वो हर नेफ्रॉन तक पहुंचेगा। सही है। तो यहां से आर्टरी टूटती है, कुछ आर्टरी यहां चली गई, कुछ आर्टरी यहां चली गई, कुछ आर्टरी यहां चलेगी, समझ लो, कुछ आर्टरी यहां चलेगी, कुछ आर्टरी यहां चलेगी। फिर ये हर आर्टरी आगे से हर नेफ्रॉन के पास जाएगी। मान लो ये एक नेफ्रॉन बना है तो इसके पास एक आर्टरी चलेगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, से बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे इधर उधर, समझ लो। ऐसे अलग अलग आर्टरी यहाँ पे क्या होंगी बच्चों? डिवाइड होंगी, समझ लो। ऐसे अलग अलग आर्टरीज क्या हो जाएंगी? यहाँ पे डिवाइड होंगी, और हर एक नेफ्रॉन के पास एक एट्रियोल पहुंचेगा। ठीक है। इन आर्टरीज के छोटे छोटे पार्ट को एट्रियोल कहते हैं। सो आई कैन से इट इज एज एट्रियोल। ठीक है। इसे मैं क्या कह सकता हूं बच्चों? एट्रियोल कह सकता हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों? इस वाले पार्ट को, सिर्फ इतने से पार्ट को, दिख रहा है, सिर्फ इतने से पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं ताकि चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ सके। आ जाओ देखते हैं। तो दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, दिस इज BCT। अब ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, तो बार बार तो मैं एक ही चीज लिखवाऊंगा नहीं, अब आप सबको आता है ना ये। ठीक है। ये आपका DCT और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। अब यहां से एक एट्रियोल आता है बच्चों, यहां से एक एट्रियोल आता है जो इसको ऑक्सीजन और यूरिया देने का काम करने वाला है। ठीक है। जो इसको ऑक्सीजन और यूरिया देने का काम करने वाला है। तो दिस एट्रियोल इज नोन एज एफरेंट एट्रियोल। इस एट्रियोल को हम लोग कहते हैं एफरेंट एट्रियोल। सही बात है। इसे हम लोग एफरेंट एट्रियोल कहते हैं। अब ये एफरेंट एट्रियोल अगर कोई भी चीजें डोनेट करने, देखो ब्लड को हमेशा अगर कोई भी चीजें डोनेट करनी है, जैसे ग्लूकोज डोनेट करना है, ऑक्सीजन देना है, यूरिया देना है, तो सबसे पहले उसे छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ता है बच्चों। आपका जो भी एट्रियोल है उसे सबसे पहले बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ता है, एंड देन उस कैपिलरीज से प्लाज्मा बाहर निकलेगा, और वो प्लाज्मा ही आगे चल के क्या कर सकता है? डोनेशन कर सकता है। बाकी ब्लड कभी भी आपके कैपिलरीज से बाहर नहीं निकलता। सही बात है। तो होगा क्या यहाँ पे? ये जो छोटा छोटा कैपिलरी, जो बड़ा सा एट्रियोल है, ये अब छोटे छोटे कैपिलरीज में कटेगा बच्चों। छोटे छोटे कैपिलरीज में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट जाएगा। समझ लो, छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। दीज कैपिलरीज आर नोन एज ग्लोमेरुलस। अब इसको ग्लोमेरुलस ही क्यों कहते हैं? ध्यान से देखो, इनका सबसे पहला काम क्या था? यूरिया डोनेट करना। तो भैया यहां से ये यूरिया डोनेट कर देते हैं। ठीक है। यहां से क्या आ जाता है? यहाँ पे यूरिया आ जाता है, प्लस साथ साथ बहुत सारा वाटर भी आता है। ये बताऊंगा जब मैं यूरिन साइकिल तुम लोगों को पढ़ाऊंगा ना, यूरिन फॉर्मेशन अभी बताऊंगा तुम लोगों को, तो उसमें भी अच्छे से थोड़ा बताऊंगा। इसमें अंदर कुछ ग्लूकोज भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं, तो काफी सारी चीजें यहां से इधर आ जाती हैं बच्चों। सही बात है। नाउ अब होना क्या चाहिए था कि भैया ये ऑक्सीजन भी देकर यहां से वेन बन जाए, पर ये वेन बनता नहीं है, ये अभी भी एट्रियम ही है बच्चों, ये अभी भी एट्रियोल ही है। बट नाउ दिस एट्रियोल बिकम वेरी थिक, सॉरी वेरी थिन। दिस एट्रियोल बिकम वेरी थिन, बहुत ही ज्यादा थिन हो जाती है बच्चों ये एट्रियोल। तो हमेशा एक चीज आपको याद में रखनी है कि आपका एफरेंट एट्रियोल थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, पर ये वाला जो एट्रियोल है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों इफरेंट एट्रियोल। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इफरेंट एट्रियोल। एंड इफरेंट एट्रियोल इज थिन एज कंपेयर टू योर एफरेंट एट्रियोल। अगर आप एफरेंट एट्रियोल से कंपेयर करोगे तो आपका इफरेंट एट्रियोल बहुत ही पतला है। बात समझ में आई? इसके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब ये एट्रियोल ही क्यों कहला रहा है बच्चों? क्योंकि इसने अपना मेन मकसद पूरा ही नहीं किया। इसका जो मेन काम था,
एक काम तो इसने कर दिया भैया, यूरिया डोनेट कर दिया, पर इसका दूसरा मेन काम क्या था? ऑक्सीजन डोनेट करना, ऑक्सीजन देना, पर इसने ऑक्सीजन अभी तक दिया ही नहीं। अब अगर इस ब्लड ने ऑक्सीजन दिया ही नहीं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कहला सकता बच्चों, अभी भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहलाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा आर्टरी में ही होंगे, हमेशा आर्टरी ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अगर ये डीऑक्सीजनेटेड बनता तभी ये वेन के अंदर जाने की कैपेबिलिटी रखता। तो बच्चों अभी भी ये क्या है? आपका एट्रियोल है। इस एट्रियोल को हम लोग क्या कहेंगे? इफरेंट एट्रियोल। नाउ दिस एट्रियोल, अब यहां पे बच्चों इस एट्रियोल का फर्दर कैपिलरी ब्रेकडाउन होगा। अब यहां पे बहुत सारे कैपिलरीज वापस टूटेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। और अब ये अपना ऑक्सीजन देने वाला काम देगा, समझ रहे हो। और एक ऐसे ऊपर से भी चला जाता है, आपका लूप ऑफ हेनले को भी से पूरा पूरा कवर कर देता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। तो दिस कैपिलरी, यहां पे समझ में आई बात, ठीक है। इसको, ये क्या है? आपका पूरा का पूरा कैपिलरी फॉर्म हुआ है। और अब ये कैपिलरी मिट क्यों गया भाई? अब ये कैपिलरी क्या करेगा? अब ये कैपिलरी आपका ऑक्सीजन डोनेट करेगा आपके सारे के सारे नेफ्रॉन को, ठीक है। इसे हम लोग पेरिवेस्कुलर कैपिलरी कहते हैं। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अच्छा, ये जो कैपिलरी है जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर से जा रही है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। हम लोग कहते हैं बच्चों वासा रेक्टा, सिर्फ इस कैपिलरी को जो आपके लूप ऑफ हेनले से पूरे के ऊपर ऊपर उसको क्या कर दिया है? बांध कर जाती है। सही है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब लास्ट क्या होगा? अब इसने अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दिया है, तो नाउ दिस कैपिलरी बिकम वेन एंड दिस इट इज अ पार्ट ऑफ रीनल वेन। अब ये रीनल वेन का फॉर्मेशन, क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये आई होप आप लोग को चीजें थोड़ी सी समझ में आई होंगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला एरिया मिट गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका इफरेंट एट्रियोल, ये है आपका एफरेंट एट्रियोल। एंड नाउ दिस एरिया, ये जो दिख रहा है ये वाले जो कैपिलरी है ना, इस एरिया को हम लोग कहते हैं बच्चों आपके ग्लोमेरुलस, ठीक है। दिस इज द ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस को हम नेफ्रॉन का ही पार्ट मानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को ग्लोमेरुलस होता क्या है वो समझ में आया होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस के बारे में और कुछ चीजें जाननी है बच्चों हम लोग को, आ जाओ। इस ग्लोमेरुलस के नीचे और कुछ चीजें हम लोग को जाननी है इसके बारे में, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, पर अभी इसको इग्नोर करो, अभी मैं जो बता रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? यहां पे एक एफरेंट एट्रियोल, फिर ये एफरेंट एट्रियोल ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है बच्चों, ठीक है। और यहां पे ये इफरेंट एट्रियोल बना रही है, बात मानते हो? ठीक है, ये है आपका एफरेंट एट्रियोल एंड दिस इज योर इफरेंट एट्रियोल, सही है। और ये जो बीच वाला पार्ट है, इसी बीच वाले पार्ट को हम लोग ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, इस ग्लोमेरुलस के बारे में आपको कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, ये जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है छोटी छोटी, ये किससे बनी हुई है? एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जितनी भी कैपिलरीज है आपके बॉडी के अंदर वो सारी की सारी एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। और एपिथेलियल सेल की अगर कोई एक लंबी सी मेम्ब्रेन बन जाए तो उसे हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं, सही बात है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोथीलियम। तो यहाँ पर बच्चों आपके एपिथेलियल सेल की एक लंबी सी कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बनी हुई है और इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज द एंडोथीलियम। इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसे बहुत ही पतली 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 सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है। दीज सेल्स आर एपिथेलियल सेल, ठीक है। और जब एपिथेलियल सेल एक कंटिन्यूएशन में बनी है, देख रहे हो, देयर आर द ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल, बहुत सारे एपिथेलियल सेल बच्चों आकर एक लाइन में अरेंज हो गए हैं और इस पूरी की पूरी लाइन को हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। इस पूरी की पूरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। तो हमेशा याद रखना,
हमेशा याद रखना कि आपका जो ग्लोमेरुलस है वो भी किसका बना हुआ है, एंडोथेलियम का ही बना हुआ है। यहाँ पे भी एंडोथेलियम, यहाँ पे भी एंडोथेलियम लगे हुए हैं, सही बात है। अब एक और चीज सुनो, इस एंडोथेलियम में बच्चों बड़े बड़े छेद होते हैं, ध्यान से सुनो। इन एंडोथेलियम में ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे छेद प्रेजेंट होते हैं, इतने भी बड़े नहीं पर इतना बड़ा है जिसके अंदर से यूरिया का मॉलिक्यूल पास हो जाए। अब देखो यूरिया मॉलिक्यूल है ना बच्चों, वो कोई लिक्विड तो है नहीं, यूरिया इस टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो उसको पास करने के लिए हमें छोटे छोटे छेद बनाने पड़ेंगे। इन छेद को हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रा, ठीक है। इन छेद को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फेनेस्ट्रा, समझ में आई बात, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। स्पेलिंग गलत हो गई है, समझा, ठीक है, फेनेस्ट्रा, ओके, नाउ इट इज बेटर। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, फेनेस्ट्रा, FENESTRA, सही है। फेनेस्ट्रा क्या है बच्चों, फेनेस्ट्रा छोटे छोटे छेद हैं जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके एंडोथेलियम मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये जो एंडोथेलियम की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, यू कैन से दिस पोर्स आर नोन एज फेनेस्ट्रा, सही बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब ध्यान से सुनो एक और बात, जब एंडोथेलियम की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी कहीं पे भी आपके सेल के अंदर, सिर्फ मैं ग्लोमेरुलस की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप टिश्यू पढ़े रहोगे, टिश्यू चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में या फिर 11th स्टैंडर्ड में होगा टिश्यू चैप्टर, तो वहां पे आप लोग ने एक चीज जरूर से पढ़ी होगी कि जहां पर भी एंडोथेलियम की, ठीक है, जहां पर भी एंडोथेलियम की बच्चों मेम्ब्रेन होती है, उसके जस्ट नीचे एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन भी होती है, नॉन सेलुलर एक लेयर होती है जिसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला बच्चों कि आपकी बॉडी में जहां पे भी एपिथेलियल सेल की एक लाइनिंग होगी जिसे हम लोग एंडोथेलियम बोल रहे हैं, दिस वन सेल आर नोन एज एपिथेलियल सेल। ये समझ में आया ना तुम लोगों को, इस एक सेल को हम लोग एपिथेलियल सेल कह रहे हैं, पर इस पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को वी कॉल एज एंडोथेलियम, ठीक है। अब एंडोथेलियम जहां पे भी प्रेजेंट होगा, एंडोथेलियम जहां पे भी प्रेजेंट होगा बच्चों, उसके नीचे एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन बनी किसकी है, जाहिर सी बात है नॉन सेलुलर है, मतलब सेल से तो बनी नहीं होगी, ये बनी हुई होती है बच्चों प्रोटीन से। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, टुकड़े होते हैं, और उनसे क्या बनी हुई होती है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मान लो जैसे ये वाला है, हाँ चलो इसके ऊपर दिखा रहा हूं, मान लो ये है, तो इसके ऊपर देखो कुछ ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां से और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां से, यहां से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहां से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर है। ये फेनेस्ट्रा हर जगह प्रेजेंट होगा भैया, इस पे भी फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होगा कहीं कहीं पे। फेनेस्ट्रा क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू आपका ब्लड या फिर कह सकते हैं जो प्लाज्मा है वो इस ब्लड से निकलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका सेल, सेल के अंदर छेद है जिसे हम लोग फेनेस्ट्रा कह रहे हैं, फिर उस सेल से लगा हुआ एक मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, सही बात है। ये दो चीजें हो गई, और कुछ चीजें समझते आ जाओ। अच्छा ये नाम मैं मिटा रहा हूं, इस नाम को मैं ऊपर लिख देता हूं, रुको रुको, ये है, ये छोटे छोटे छेद, दिस छेद इज नोन एज फेनेस्ट्रा, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, कोई मिटाना पड़ेगा यार, लाइनिंग नहीं होती मेरे से, एंडोथेलियम कहाँ लिखे, एंडोथेलियम, समझ में आ गई बात, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसके नीचे कौन पड़ा हुआ है, आपका बाउमन्स कैप्सूल, तो बना देते हैं, आ जाओ। ठीक है, दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल जिसके ऊपर आपका ग्लोमेरुलस रखा हुआ है। नाउ इस बाउमन्स कैप्सूल में बच्चों देयर आर सम सेल्स नोन एज पोडोसाइट, इसके अंदर बच्चों कुछ सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम लोग पोडोसाइट कहते हैं। अब पोडोसाइट क्या है, पोडोसाइट वर्ड से पता चल रहा होगा, वर्ड बोल रहा हूं देखो, वर्ड, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, देखो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द पोडोसाइट, पोडोसाइट, ठीक है। पोडो का मतलब होता है पैर और साइट का मतलब होता है सेल, तो ऐसे सेल जिनके पैर हैं,
ऐसे सेल क्या है बच्चों जिनके पैर है। पैर का मतलब क्या है, देखो कुछ इस तरीके से सेल होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक सेल है, ठीक है, इसकी सेल है और यहां से कुछ ऐसे पैर जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, तो कुछ यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, और ये इसकी कैपिलरी को ऐसे पकड़ा रहता है। जैसे मान लो ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी है, तो एक पोडोसाइट ये है और एक पोडोसाइट ये है, ये इसको ऐसे पकड़ा रहता है। इमेजिन कर पा रहे हो ये कैसा रहता है, इसको ऐसे पकड़ा रहता है। तो यहां से ध्यान से सुनो, यहां से एक ऐसे पोडोसाइट निकलेगा इस तरफ, और सिमिलरली एक पोडोसाइट यहां से निकलता है। नहीं तो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो एक पोडोसाइट कुछ इस तरीके का रहता है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक पोडोसाइट कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसा, समझ रहे हो। और ये पोडोसाइट क्या करता है, आपके पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को कुछ ऐसे पकड़ के रखता है, समझ रहे हो, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को कुछ ऐसे पकड़ के रखता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पोडोसाइट नाम का एक सेल है जिसके पास पैर जैसे स्ट्रक्चर है। ये मेरे फिंगर से इमेजिन करो, ये पैर है, इमेजिन करो ये पैर जैसे स्ट्रक्चर है। तो कुछ इस स्ट्रक्चर का एक सेल प्रेजेंट होता है आपके बाउमन्स कैप्सूल के पास, इसको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट। अब एक पोडोसाइट ऐसे प्रेजेंट है, दूसरा पोडोसाइट ऐसे प्रेजेंट है, और दोनों आके ऐसे लग जाते हैं बच्चों। दोनों आके कैसे लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से लग जाते हैं, और बीच में कौन रहेगा, आपका कैपिलरी। बीच में कौन आ जाएगा, आपका कैपिलरी। अब अगर आप देखो तो इन कैपिलरीज के बीच में कुछ ऐसे गैप है, दिख रहा है, बीच में क्या है बच्चों, गैप है। ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है। इस गैप को हम लोग कहते हैं बच्चों स्लिट पोर्स, ठीक है। इन गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिट पोर्स। यहां पे भी आपको गैप देखने के लिए मिल रहा होगा। इतने अच्छे से बनाया नहीं है मैंने, थोड़ा अच्छे से बनाते। इमेजिन ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, एक ही बना रहा हूं मैं। और इमेजिन उस साइड से भी एक है, एक इस साइड से है और एक इस साइड से, ऐसे करके पकड़ो, ठीक है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है, और इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, दिख रहा है ये वाले गैप, दिस गैप, ये देखो ये वाले जो गैप है, दीज गैप आर नोन एज स्लिट पोर्स, ठीक है। ये गैप हम लोग क्या कहते हैं, कहां लिखें, इन गैप्स को हम लोग कहते हैं बच्चों स्लिट पोर्स। और इन गैप के बीच में से आपका जो प्लाज्मा है वो ट्रैवल करेगा, जो आपका यूरिया है वो ट्रैवल करेगा, और वो कहां पे आएगा, आपके बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आएगा। समझा मैंने क्या कहा, अभी तक नहीं समझा, कोई बात नहीं, वापस समझो, ध्यान से सुनो बच्चों मैंने क्या बोला। मैंने तुमको बताया बच्चों, अगर आपके कैपिलरीज से, ठीक है, मान लो यहाँ पे कैपिलरीज में ब्लड आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब पानी है, वाटर है, यूरिया है। तो अगर आपकी यूरिया को आपके बाउमन कैप्सूल के अंदर आना है, अगर आपके यूरिया को ट्रैवल करके बाउमन कैप्सूल्स तक पहुंचना है, तो उसे कौन कौन से रास्ते पार करने पड़ेंगे, कौन कौन सी जगह को पार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एपिथेलियल सेल है। एपिथेलियल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथेलियम। एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। इस एंडोथेलियम की मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। इस एंडोथेलियम की मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है। इन छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, फेनेस्ट्रा। तो सबसे पहले आपके यूरिया को फेनेस्ट्रा को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर इस फेनेस्ट्रा के बाहर लगा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब क्या, हर एंडोथेलियम सेल के पास, हर एंडोथेलियम के पास, सेल के पास एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और उस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले उसने फेनेस्ट्रा को क्रॉस किया, उसके बाद वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, बात सही है। उसके बाद वो किसको क्रॉस करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। फिर नेक्स्ट किसके पास पहुंचेगा वो, फिर वो पहुंचेगा बच्चों इन पोडोसाइट के पास। दिस सेल इज नोन एज पोडोसाइट। ये क्या है बच्चों, आपका पोडोसाइट है। पोडोसाइट के बीच में, जैसे ये पोडोसाइट का सेल है, तो इन दो सेल्स के बीच में बच्चों एक स्लिट पोर प्रेजेंट होता है। स्लिट पोर, स्लिट मतलब समझ रहे हो, ऐसा स्लिट होता है, स्लिट पोर प्रेजेंट होता है, जिस स्लिट पोर से आपका यूरिया ट्रैवल करके कहां पहुंच जाएगा, बाउमन्स कैप्सूल में। समझ में ये बात, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर आपके कहां से, फेनेस्ट्रा से लेकर आपके बाउमन्स कैप्सूल तक पहुंचने की जो इतनी बड़ी मेम्ब्रेन है ना, इन तीनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे देखो लिखा हुआ है मैंने, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। कौन कौन से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, सबसे पहले फेनेस्ट्रा जो कहां प्रेजेंट है, एंडोथेलियम में, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या है आपका, पोडोसाइट जिसके अंदर स्लिट पोर्स है। अब लिखो, देखो मैंने वही चीज लिखा हुआ है, मैंने वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले देखो आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 स्टेप है। सबसे पहला क्या है आपका, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम,
आपका ऐसा एंडोथीलियम जिसमें क्या प्रेजेंट है, फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है, सो इट इज फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम। नेक्स्ट इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब क्या, मैंने आपको बताया एंडोथीलियम के नीचे एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन लगी हुई है, दैट इज नथिंग बट अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड थर्ड इज पोडोसाइट विथ स्लिट पोर्स। ठीक है, लास्ट क्या है बच्चों, आपका पोडोसाइट प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्लिट पोर्स लगे हुए हैं। स्लिट पोर्स मतलब समझ, ये स्लिट है और ये स्लिट क्या है, गैप है ना, पोर्स है ना, छेद है ना, जिनके बीच से कोई भी चीजें पास हो सकती है। दीज आर योर स्लिट पोर्स। अब इन चीजों के बीच से आप कौन पास हो जाएगा, आपका यूरिया, वाटर, ग्लूकोज, ये सारे मॉलिक्यूल यहां से क्या हो सकते हैं बच्चों, पास हो सकते हैं। और वो कहां पहुंच सकते हैं, आपके बाउमन्स कैप्सूल में। सही है, और जैसे ही वो आपके बाउमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होंगे, जैसे ही वो पहुंचेंगे, वहां से शुरू होगी अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसी को ही एक्चुअल में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आए होंगी जितनी चीजें मैंने आपको बताई। यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है यूरिन फॉर्मेशन की, यहीं से कहानी शुरू होती है आपके यूरिन बनने की बच्चों। क्योंकि जब चीजें यहां से यहां ट्रांसफर होंगी, जब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से आपका यूरिया, वाटर, ग्लूकोज, आयंस, ये सब जब ट्रांसफर होगा, तभी आपका यूरिन फॉर्मेशन यहां से शुरू होगा। समझ में आई बात? ठीक है, सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, इतनी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग कि मेल्फिजियन बॉडी क्या होती है। मेल्फिजियन बॉडी भी बच्चों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ मेल्फिजियन बॉडी क्या है, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि ये वर्ड पता नहीं है। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो देखो, ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, जो कि मैं पता नहीं कितने बार बना चुका हूं, और यहां पे है आपकी एफरेंट एट्रियोल। ये मैं अब बताऊंगा नहीं बार बार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है। यहां से है ये आपकी कैपिलरीज, ठीक है, एंड एट लास्ट इज योर इफरेंट एट्रियोल। तो ये क्या है, एफरेंट एट्रियोल। सही बात है। ये बीच वाला क्या है, दिस बीच वाला इज योर बाउमन्स कैप्सूल। सही है, और ये जो कैपिलरीज बनी है बच्चों यहाँ पे बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। कई बार बता दिया मैंने, ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या बता दिया मैंने इसको, ग्लोमेरुलस। तो बच्चों इस ग्लोमेरुलस और इस बाउमन्स कैप्सूल को मिलाकर, इस ग्लोमेरुलस और इस बाउमन्स कैप्सूल को मिलाकर हम लोग कहते हैं मेल्फिजियन बॉडी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्फिजियन बॉडी। समझ रहे हो, या फिर इसे रीनल कैप्सूल भी कहते हैं कहीं कहीं पे। तो इट इज अ मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है ब्रैकेट में, सर बाउमन्स कैप्सूल प्लस आपका क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलस। भूल जाता हूँ कभी कभी, ग्लोमेरुलस। ठीक है, समझ में आई बात? तो दिस इज द मेल्फिजियन बॉडी। आई होप आप लोग को मेल्फिजियन बॉडी भी समझ में आ गया कि मेल्फिजियन बॉडी होता क्या है। सही है, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका मेन यूरिन फॉर्मेशन, कि आखिरकार यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है और उसके स्टेप्स क्या है अलग अलग। तो आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो अपन यूरिन फॉर्मेशन को अपन अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। आप लोग ऐसा बोलोगे सर यूरिन फॉर्मेशन का आपने टाइटल डाल दिया पर पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया बच्चों मैंने, यूरिन फॉर्मेशन आपका शुरू हो गया है। कहाँ पे शुरू हुआ था, देखो यूरिन फॉर्मेशन आपका यहीं पे शुरू हो गया था, जब यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन बनी। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, जब यहाँ पर 3 अलग अलग मेम्ब्रेन बनी, तो यहीं से आपका मैंने अलग अलग मेम्ब्रेन बना दिया है, जिससे आपका यूरिन फॉर्मेशन के लिए चीज़ें पास होंगी, रॉ मटेरियल यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उसे हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अगर आपको मुझसे कोई बातें करनी है, मुझसे कोई डाउट पूछने हैं, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को पहले ही मेंशन की थी। ठीक है, आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।